Hello students, welcome to my channel Think Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स, आई मीन यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस के बारे में। साथ साथ में हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच वायर भी डिराइव करेंगे और उसके अलावा सबसे एंड में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ अ इलास्टिक बिहेवियर, लाइक हमारे इलास्टिक बिहेवियर का डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल है हमारे पास में, हम उन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसके तीन टाइप्स होते हैं, मैं बता देता हूँ। पहला आता है हमारे पास में यंग मॉड्यूलस, सेकंड वी हैव बल्क मॉड्यूलस और थर्ड वाला हमारे पास में आता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको शेयर मॉड्यूलस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, यंग मॉड्यूलस को कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले तो तुम्हें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पता होना चाहिए। वो क्या था हमारा? E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लास्ट ही वीडियो में बताया है मैंने, जहाँ पे मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व पढ़ा है, वहां पे मैंने बताया कि व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, वो वीडियो आप जिसने नहीं देखी वो जरूर जाके देखिएगा। तो चलो, वैसे तो उसको मैंने शॉर्ट में बताता हूँ। E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसके तीन टाइप में पहला पढ़ रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर या फिर हुक्स लॉ को फॉलो करते हुए, मैं बोल रहा हूँ कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब कि वो चीज ब्रेक नहीं हुई है और हुक्स लॉ को फॉलो करना है, मतलब वहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है? प्रोपोर्शनल है। उस कंडीशन में अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशियो लेते हैं, देन दिस रेशियो इज गिवन बाय यंग मॉड्यूलस। और यहाँ पे ये जो यंग मॉड्यूलस है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम y से। ठीक है, कैपिटल Y। बच्चे इसको स्मॉल y यूज ना करें, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल Y से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला तो होता है हमारे पास में F अपॉन A, और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात होती है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन L। तो जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ में हमने क्या करा, रेशियो में लिखा, तो ये हो गया F अपॉन A अपॉन डेल L अपॉन L। ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, F अपॉन A अपॉन डेल L अपॉन L। ये घूम के ऊपर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा फ्रैक्शन, तो हमें मिलेगा यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू FL अपॉन A डेल L। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर यंग मॉड्यूलस। ठीक है, मेन फॉर्मूला यंग मॉड्यूलस का। बाकी तो डिपेंड करता है कि हम कंडीशन कैसी लेंगे वहां पे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल लेते हैं। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ वायर, मान लो कि एक वायर है जिसपे है ना फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है? R है, एंड बाय हैंगिंग अ वेट ऑफ मास M। ठीक है, कैसे समझाता हूं मैं। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ से वायर के थ्रू लटका रखा है। ये वायर की थिकनेस थोड़ा मोटा वायर लिया है और इस पे हम क्या रख रहे हैं? एक वेट M मास का। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, चेंज क्या होगी इसकी? R, वेट क्या होगा? M। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? यंग मॉड्यूलस होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल L अपॉन L। बात समझ में आई? तो हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स होगा वेट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला वेट क्या हो गया हमारा? फोर्स। और एरिया क्या होगा? अब वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर, और हमारे पास में वेट जो हो जाएगा वो mg हो जाएगा। F ही होता है ना हमारे पास में वेट, तो उस वायर के ऊपर F mg लग जाएगा, एरिया पाई R स्क्वायर लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इससे ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, F की जगह mg अपॉन पाई R स्क्वायर L डेल L। दिस इज द यंग मॉड्यूलस। ठीक है, फिर है हमारे पास में बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस के केस में क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम लेना पड़ेगा। कैसे? जिस तरह से हमने बात करी थी कि क्या कह सकते हो, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ और चेंज इन वॉल्यूम, ये सारे के सारे स्ट्रेस के टाइप, ये सारे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये सब के सब मैं पहली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बढ़ा चुका हूँ। तो जो भी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है वो देखें वहां पे, ताकि ये और ज्यादा क्लियर होगा आपके। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस एक्चुअल में क्या है? वॉल्यूम में जो चेंज होता है, वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है और वॉल्यूम का जो स्ट्रेस लग रहा है, उन दोनों के रेशियो को हम बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, तुम अगर सपोज करो हमारे पास में अगर एक बॉल है, और बॉल को, जैसे कि हम बड़ी बॉल की बात करें और एक छोटी बॉल की बात करें, तो ये दो बॉल अलग अलग डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं एक ही बॉल की बात करूं, ठीक है, एक सेकेंड, अगर मैं एक ही बॉल की बात करूं, ये बॉल है,
और मैंने इस पे चारों तरफ से क्या लगाया, फोर्स लगाया। जब चारों तरफ से इस पे फोर्स लगा तो बॉल सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी बॉल, ठीक है, बॉल का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब उसमें चेंज क्या आया, वॉल्यूम में चेंज आया ना। पहले उसका वॉल्यूम डेल वी था, सॉरी पहले उसका वॉल्यूम क्या था, वी। अब वॉल्यूम में चेंज कितना है, डेल वी। बात समझ में आई। तो ये चेंज इन वॉल्यूम का बात होगी इसमें, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। और नॉर्मल स्ट्रेस इस पे चारों तरफ से लगा ही है एफ, तो हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा बल्क मॉड्यूलस का, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब कि एफ अपॉन ए अपॉन डेल वी अपॉन वी। वॉल्यूम में चेंज नीचे आएगा और ऊपर स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस एफ अपॉन ए होता है, वॉल्यूम हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन वी। माइनस का साइन के लिए वापस बच्चे पूछने वाले कि सर माइनस का साइन क्यों लगाया। अब माइनस का साइन इसलिए लगाया है यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वॉल्यूम पहले ज्यादा था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो एक सीधी सी बात है ना, के की वैल्यू आ जाएगी एफ वी अपॉन ए डेल वी। ये हमारे पास में बल्क मॉड्यूलस आ गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो बल्क मॉड्यूलस की बात तो इतनी हो गई है, और इसको अब डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। व्हेन अ सॉलिड और फ्लूइड is subjected to uniform pressure all over the surface such that shape remains the same but the change in a volume। अपन किसी सब्सटेंस के ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो उसका शेप वैसा का वैसा है, लेकिन उसका वॉल्यूम, मतलब कि वो शेप गोला है तो गोला ही है, लेकिन वो सिकुड़ चुका है, छोटा हो गया है। तो उस कंडीशन में बल्क मॉड्यूलस की बात करेंगे तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, इन दोनों का रेशियो बल्क मॉड्यूलस मिलेगा हमको। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, वहाँ डेल माइनस एफ ई अपॉन क्या, ए डेल वी, ठीक है जी, कोई इश्यू तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इंक्रीज इन प्रेशर एंड द वॉल्यूम डिक्रीज बाय डेल वी। ये हमारा बल्क मॉड्यूलस है। इतना ही था बल्क मॉड्यूलस में, और कुछ भी नहीं है। चलो सेकंड, एक बात लिखी हुई है, इस रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या तो इसका क्या पूछते हैं, सीधा रिलेशन पूछते हैं, या इस पे क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। अब न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम ये है कि कंप्रेसिबिलिटी दे देते हैं और बाकी सारी चीजें दे देते हैं, ठीक है। तो फिर पूछते हैं कि व्हाट इज द बल्क मॉड्यूलस, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है। तो सब चीजें दे रखी है और अपन फिर भी निकालने बैठे, तो फिर तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर कंप्रेसिबिलिटी पूछी है या फिर कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है तो बल्क मॉड्यूलस सीधा इनवर्स और रेसिप्रोकल वाले रिलेशनशिप से ही निकल सकता है। अब बच्चे वहां पे इतना कुछ सॉल्व करेंगे, एफ वी ए डेल वी, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ दिया जा सकता है। सब वैल्यू दे देंगे, उनको लगेगा न्यूमेरिकल पूछ लिया है, सब कर लिया है, कर लेते, बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। बट ध्यान नहीं कि सी और के का डायरेक्ट रिलेशनशिप दे रखा है, तो हम सीधा भी रख सकते हैं, इनवर्स कर लो उसका, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको है ना क्या बोलते हैं हम, शेयर मॉड्यूलस। इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर वाले को तो के से और एक को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, वाई से। अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में ईटा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, विद इन द लिमिट्स ऑफ अ प्रोपोर्शनलिटी द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होती है, जो बच्चे नहीं आते उन्हें बता दूं, क्लास में जो कंटिन्यू नहीं थे उनको बता दो। जब हम एक सरफेस को पर्टिकुलर फिक्स रख के ऊपर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा झुक जाता है, मतलब नीचे वाली चीज फिक्स है और ऊपर से हम उसको धक्का मारे तो वो चीज क्या होती है, झुक जाती है या फिर आगे खिसक जाती है, उसकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती है, आगे खिसक जाती है। डायग्राम में दिख रहा है, ये डायग्राम बना रखा है मैंने। यहाँ पे फोर्स कहाँ अप्लाई हुआ है, इस पे ऊपर की तरफ, और नीचे वाली सरफेस क्या है, फिक्स है, ये फोर्स लगा रखा है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये झुक गई है, एक्चुअल में इसका शेप क्या था, ये था, और ये थोड़ी सी आगे झुक गई। और इसी तरह की चीज को हम शेयर मॉड्यूलस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस एफ अपॉन ए और शेयरिंग स्ट्रेस एक्स अपॉन एल, इसका फॉर्मूला भी बता रखा है कैसे आता है, एक्स अपॉन एल। इन दोनों का जो रेशियो लेंगे हम, एफ अपॉन ए और एक्स अपॉन एल, तो ये जो रेशियो आएगा ये हमारे पास में क्या है, शेयर मॉड्यूलस, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, शेयर मॉड्यूलस है हमारा। तो बस, और हाँ कुछ बच्चे पूछेंगे व्हाट इज द एक्स,
एक्स एक्चुअल में क्या है, इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो उसके ओरिजिनल पोजीशन और थोड़ा सा खिसकने के बीच की डिस्टेंस है। ये जो मैंने बना रखा इसको बोलते हैं हम क्या, एक्स। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास में 3 तरह के मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी। बच्चों नोट्स बनाते समय ध्यान रखना, इसको शेयर भी लिख दो, वहां कंफ्यूज मत होना है ना। आगे बढ़ते हैं। इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन दे रखे हैं, सबको याद करना है। इनके डेरिवेशन अपने कोर्स में है नहीं, तो अपने को सीधे वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, जैसे कि पॉइसन रेशियो सिग्मा इज नॉट अ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तो सबको पता है, ये सिग्मा जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है, बट वाई, के और सिग्मा और ईटा, इन चारों का रिलेशनशिप यहाँ पे दे रखा है, तो इनको याद रखना है बस। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k 2 ईटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल वैसे नहीं, इस पे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि तुमको सीधा ही पूछ लेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखने का अपने को यहाँ पे, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस ये 3 मॉड्यूलस थे। कुछ हमारे पास में अभी फैक्टर्स है जो है ना, क्या इफेक्ट करेंगे इलास्टिसिटी को। ये फैक्टर्स का मीनिंग ये होता है, फैक्टर्स का मतलब हो गया टेम्परेचर है, इम्प्योरिटीज है, और बहुत कुछ चीजें होती है नेचर में, वो चीजें है ना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट, प्रेशर, स्ट्रेन, स्ट्रेस, वॉल्यूम, इन सब को क्या करती है, वेरी करती है। तो कुछ चीजें देख लो, कौन सी चीजें इलास्टिसिटी को खराब करती है। अगर मैंने रबर बैंड खींचा है तो वो आ जाएगा उसके शेप में, लेकिन अगर मुझे इसकी इलास्टिसिटी बर्बाद करनी है या फिर इसकी इलास्टिसिटी और इंक्रीज करनी है, तो क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहला तो टेम्परेचर बहुत ही मेन फैक्टर है। क्या कहता है टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज विद द राइज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को राइज करोगे, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे। चाहे वो सब्सटेंस कुछ भी हो, रबर बैंड हो या फिर स्टील हो, उसके सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होंगे, मॉलिक्यूल फोर्स टूटने लगेंगे। हैंस द इलास्टिसिटी डिक्रीजेस, जिसकी वजह से वो चीज वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगी, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी विद द राइज इन अ टेम्परेचर। बट द इलास्टिसिटी ऑफ अलॉय डज नॉट चेंज विद द चेंज इन अ टेम्परेचर। कहना क्या चाह रहा है, अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज करा है तो इलास्टिसिटी क्या होती है, गिर जाती है। लेकिन अलॉय के केस में है ना, इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अलॉय के केस में इलास्टिसिटी सेम रहेगी, टेम्परेचर बदलो या मत बदलो, लेकिन दूसरे सभी मटेरियल के लिए वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड, इम्प्योरिटी। ड्यू टू द इम्प्योरिटीज ऑन अ मटेरियल, इलास्टिसिटी कैन इंक्रीज और डिक्रीज। इलास्टिसिटी को तुम बढ़ा या घटा सकते हो। उनको क्या कर सकते हैं हम, उसमें उसी तरह का मटेरियल मिला लो, तो उससे उसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज हो सकती है, या फिर उससे उसके अपोजिट नेचर का मटेरियल मिला लो तो उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि इम्प्योरिटी मिलाने पे तुम्हारी इलास्टिसिटी बढ़ रही है या फिर घट रही है, ये मटेरियल पे होता है। द टाइप ऑफ इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी, कि तुम कैसा उसमें इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हो। ठीक है, आया समझ में। चलो फिर आता है हैमरिंग और रोलिंग। हैमरिंग का मतलब हथौड़े से पीटते रहो, और रोलिंग का मतलब उस चीज को रोल करते रहो। तो वहां पे क्या फर्क पड़ेगा, क्रिस्टल ग्रेन्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर यूनिट्स बाय हैमरिंग एंड रोलिंग, एंड दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, बार बार बेंडिंग करके भी तुम किसी चीज की इलास्टिसिटी को क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। बार बार बेंड करो, हथौड़े से पीटो, उससे मॉलिक्यूल दूर दूर वैसे हो जाएंगे, वहां से इलास्टिसिटी ब्रेक हो जाएगी। तो ये हमारे पास में कुछ चीजें थी जो इफेक्ट करती है किसको, इलास्टिसिटी को। ठीक है जी, आगे देखिए, चलो आगे देखते हैं। वर्क डन इन अ स्ट्रेचिंग वायर। स्ट्रेचिंग वायर का मतलब क्या है, वायर को खींचते समय उसमें क्या स्ट्रेच हुआ है। ठीक है, और खींचते समय, स्ट्रेच करते समय जो वर्क डन हुआ है, और वही वर्क डन स्टोर्ड होगा एनर्जी के फॉर्मेट में, तो उन चीजों को हम निकालते हैं, उन एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे कोशिश करते हैं निकालने की। तो वर्क डन इन अ स्ट्रेचिंग अ वायर, वायर को स्ट्रेच करने में,
इन अ स्ट्रेचिंग अ वायर वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। जब अपन किसी चीज को खींच रहे होते हैं और वो मॉलिक्यूल अपना शेप बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो क्या हम उसके बनाए रखने की जो कोशिश है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? सही बात है ना। अगर तुमने किसी चीज को खींचा है और जोर से खींचा है पर वो शेप बदलना नहीं चाह रहा है, तो अपन उसके लगने वाले स्ट्रेस के ऊपर अपोजिट क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो अपोजिट फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे वर्क डन के फॉर्मेट में काम करवाएगा और ये हमारे को एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर होगा। देखते कैसे। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द वायर एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है उसके अंदर। इफ अ फोर्स F acts along the length L of wire across section A and stretched by the X distance। हमारे पास में एक वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A। उसको हम खींचते हैं L डिस्टेंस पे, और मान लो कि ये मेरा वायर है, इसकी लेंथ कितनी है? L ही है, और मैंने इसको खींचा है। तो मैंने जैसे इसको खींचा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें चेंज होगा, वो डेल एल है। बट मैं उसको और फर्दर खींचूं तो थोड़ा सा जो चेंज हो रहा है उसमें एक्स ले लिया हमने, उसका एरिया क्या हो गया? वाई ए। तो चलो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमारा यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए और एक्स अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पूरे को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। देखो मैं समझाता हूँ क्या है। y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए और ये हो गया x अपॉन एल। ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y x l, और a डिनोमिनेटर में है तो a इधर आ जाएगा, और ये हो गया हमारे पास में f। तो दिस इज हाउ वी गेट f इज इक्वल टू y a अपॉन l x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं उसको और फर्दर खींचूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा वर्क डन होगा, थोड़ा सा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। हमने खींचा था तब तक तो इतना लगा दिया हमने ये मॉड्यूलस, हमने और जोर से खींचा, थोड़ा सा वर्क डन और लगा देते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल एक्स डी एक्स। क्यों? एफ की वैल्यू कहाँ से आ गई? यहाँ पे हमने एफ की वैल्यू यहाँ से उठा के इस जगह पे रख दी, तो हमें डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल एक्स डी एक्स मिल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये तो हमारा आ गया वर्क डन। अभी हमें टोटल निकालना पड़ेगा वर्क डन, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन होगा हमारा 0 से L तक हमारा जो वायर है 0 से L पूरी लेंथ के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू L वाई ए अपॉन एल एक्स डॉट डी एक्स। ये हमारा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में फॉर्मूला। यहाँ पे यंग मॉड्यूलस के रेस्पेक्ट में कर नहीं रहे हैं, बाहर निकल जाएगा। एरिया चेंज नहीं हो रहा है, बाहर निकल जाएगा। हमारा लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है, बट हम इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स के अलावा सभी के सभी क्या कांस्टेंट है, तो हमने इनको बाहर निकाल दिया। तो 0 टू एल एक्स डी एक्स आ गया। इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे। क्या अपर लिमिट डालेंगे ना? एल बाई 2। मैं समझाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। एक सेकेंड, पेज ऐड करने दो। तो मेरे पास में है ना, अभी क्या आया था? F आया था वाई ए एल अपॉन एक्स, ये आ गया हमारे पास में। तो वर्क डन का फॉर्मूला डी डब्ल्यू क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। इसकी जगह पे ये फॉर्मूला डालेंगे वाई ए अपॉन एल एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। नाउ वाई ए अपॉन एल, वाई ए अपॉन एल बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 टू एल, और एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स रह जाएगा वाई ए अपॉन एल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 0 टू एल। लिमिट्स पुट करेंगे वाई ए अपॉन एल, यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। तो हमारा फाइनल हो जाएगा क्या? वाई ए अपॉन, अच्छा अगर लिमिट टोटल लेंथ है ना 0 टू एल है ना, तो यहाँ पे हम लेंगे एल, तो यहाँ आ गया एल अपॉन एल स्क्वायर बाई 2। तो चल ही रहा है, एल से ये कट जाएगा, तो हमारे पास में आया वाई ए एल अपॉन 2। तो ये हमारे पास में आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर लेंथ सेम हो तो। जब यहाँ पे सेम नहीं ले रखी है तो उसकी वजह से क्या हो गया? फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, फॉर्मूला आ गया वाई ए अपॉन एल एल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे लेंथ को क्या लिया था? सेम ले लिया, 0 टू एल। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लेंथ सेम हो तो, और ये हो तो फॉर्मूला हमारे पास में आएगा ये वाई ए एल अपॉन 2। ठीक है जी,
इसमें फर्दर फिर F इजिकल टू इसकी वैल्यू भी डाल दो यहाँ से, तो हमें मिलेगा ये। ठीक है, ये जब वैल्यूज पुट करते हैं F इजिकल टू वाई ए एल अपॉन एल, तो इसकी जगह पे देखो क्या आ रहा है, y आ रहा है, a आ रहा है, l भी आ रहा है और अपॉन l भी आ रहा है, कैपिटल L। तो उन सब की जगह f लिख दो और एक l बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो u v इज इक्वल टू हाफ f इंटू एल अपॉन a। तो ये हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, फाइनल फॉर्मूला क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में फॉर्मूला तो ये है हमारा फाइनल, बट पर यूनिट करना था तो 1/2 f इंटू एल डिवाइडेड बाय एरिया इंटू लेंथ लेके हमने क्या कर दिया, यू निकाल दिया। ठीक है, तो दैट्स हाउ एनर्जी हमें मिल गई है। और इसको और फर्दर करो तो एफ अपॉन ए जो होता है स्ट्रेस होता है और डेल एल अपॉन एल क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। किसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, स्ट्रेच वायर की एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इस पेज को हटा देते हैं, आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाना है इसमें। कहाँ गया, डिलीट। ये एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर में ना कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि हमारे क्या कह सकते हैं, ब्रिजेस होते हैं, तो उनका जो ब्रिजेस होता है उनको ब्लॉक से बनाया जाता है। कभी भी एक पूरा ब्रिज एक साथ में नहीं बनाते हैं, हमेशा ब्लॉक बाय ब्लॉक जोड़ा जाता है, फिर उनको पिलर बाय पिलर के ऊपर रखा जाता है। तो ऐसे कुछ पूरे के पूरे कॉलम रखे जाते हैं। ठीक है, तो वो ब्रिज कितना वजन से दबेगा, कितना नीचे की तरफ आएगा, या तो ये एप्लीकेशन है, या दीवारों में कंक्रीट में कितना स्ट्रेस स्ट्रेन है उसके लिए भी एप्लीकेशन यूज करते हैं। पिलर्स की स्ट्रेंथ पता करने के लिए, माउंटेन्स कितने ऊंचे हो सकते हैं, ये सब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इसमें से एक एप्लीकेशन मैंने आप लोगों के लिए ले रखा है, रोड ब्रिज। हाईवे के जो ब्रिजेस होते हैं जिनको हम क्रॉस करते हैं, जो ब्लॉक बाय ब्लॉक बनते हैं, तो हर एक ब्लॉक पे हजारों टन हमारा वेट गुजरता है रोज। वहाँ पे ट्रक्स आते हैं, वहाँ पे पता नहीं 24 व्हील्स ट्रक भी आते हैं बहुत बड़े बड़े, जिसकी वजह से वो वेट क्या होगा, उसको नीचे खींचेगा। तो वहाँ पे जो एंगल या जो चेंज आ रहा है ना, उसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ से लेकर वो कितना नीचे तक झुक सकता है, इन दोनों के बीच का जो चेंज है उसका फॉर्मूला दे रखा है। सीधा याद करना है, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं है। तो डेल इज इक्वल टू WL³ अपॉन 4y/BD। यहाँ पे सब क्वांटिटीज लिखी है, जैसे कि W वेट होता है, L लेंथ होती है, Y यंग मॉड्यूलस, B ब्रेथ और D डेप्थ। डायग्राम में दिखा रखा है, ब्रेथ ये हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी डेप्थ हो गई, ये सॉरी इसकी डेप्थ तो ऐसी हो जाएगी। और सब कुछ याद करना है, बस अपने कोई फॉर्मूला सीधा याद करके जाना है। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन तो ये हुई कि ब्रिज कितना झुक सकता है या ब्रिज कितना बेंड हो सकता है। और दूसरा हमारे पास में आ रहा है, मैक्सिमम हाइट कैसे डिसाइड होती है माउंटेन की। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कैसे डिसाइड होती है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द माउंटेन ऑन द अर्थ कैन बी एस्टिमेट फ्रॉम द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अर्थ। अर्थ की इलास्टिक बिहेवियर से अपन निकाल सकते हैं। कैसे, एट द बेस ऑफ द माउंटेन द प्रेशर इज गिवन बाय, सबसे नीचे वाले पत्थर के ऊपर पत्थर रख के ही तो माउंटेन बनते हैं, तो सबसे नीचे वाले पत्थर के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसका फॉर्मूला लगा दिया ρgh, एंड इट मस्ट बी लेस देन द इलास्टिक लिमिट। तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इलास्टिक लिमिट से कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो माउंटेन गिर जाएगा। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो k इज इक्वल टू अंडर रूट, ये k इज इक्वल टू अंडर रूट सॉरी k इज लेस देन रो और k इज लेस देन ρgh। तो h इज इक्वल टू लेस देन k अपॉन gh। इलास्टिक लिमिट पता हो उन पत्थरों की, वहाँ पे h हाइट पता हो और g क्या हो पता हो, तो हम उस माउंटेन की हाईएस्ट हाइट को पता कर सकते हैं कि वहाँ पे वो माउंटेन कितना ऊपर तक टिकेगा बिना बिखरे हुए, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जिनको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस। और साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा कि टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस के बाद में इनका रिलेशन क्या था, और कुछ फैक्टर्स जो है ना इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, और साथ में एप्लीकेशन भी पढ़ी और एनर्जी भी डिराइव करी है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आज की वीडियो फिनिश है। और मिलते हैं नई वीडियो में, और उस वीडियो में आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेके आऊँगा। बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इनकी बहुत ही नीड है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कीजिए मेरे ऐसे कलरफुल नोट्स डाउनलोड करने के लिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।